हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सेल साइकिल सबने पढ़ा हुआ, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेल साइकिल के अंदर कुछ फेजेस होती हैं, G1S G2M, और उसके बाद उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेल को एक फेज से दूसरी फेज में प्रोसीड करने के लिए कुछ साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हमें पता है। और साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस के भी कुछ किप्स फैमिली के कुछ इनिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं काइनेज इनिबिटरी प्रोटीन। ओके, और साइक्लिन इनिबिटरी प्रोटीन। तो अगर सेल की डेथ करवानी है या apoptosis करवाना है, तो साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करवा दिया जाएगा। ओके, तो जो इनिबिटर्स है साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस के, वो क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। और साइक्लिन सीडी के क्या है, हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, क्योंकि ये सेल की साइकिल को प्रोग्रेस करवा रहे हैं। देन इसमें तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या फिर इसमें फैक्ट्स टेक्निक से कि किस तरह से एक फेज से दूसरे फेज में जाने में कितना टाइम लग रहा है सेल के अंदर। ओके, तो एक फेज पर्टिकुलर फेज से कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी फैक्ट्स टेक्निक या पल्स जैसे एक्सपेरिमेंट, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो और उसको उससे फ्लूरेसेंस हम लोग मेजर करते हैं कि कौन सी फेज के अंदर कितना फ्लूरेसेंस दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सेल साइकिल में। तो वही सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 2011 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे लेके दिसंबर 2019 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वही आप लोग नोटबुक लेके बैठे, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते रहे। स्टार्ट करते हैं। First is, in metazoans, cell cycle metaphase to anaphase transition is regulated by the activity of। तो किससे रेगुलेट करती है? साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स तो होता है जो प्रोसीड करवाता है सेल की साइकिल को। तो ये भी हो सकता है रेगुलेशन का पार्ट, लेकिन इसके अलावा एक एपीसी यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, वो क्या करवाता है, रेगुलेट करवाता है। क्योंकि अगर ये साइक्लिन बी को जब तक यहाँ पे क्या नहीं करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा, तब तक सेल आगे एनाफेज के अंदर प्रोसीड नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, in the total DNA content of a cell in at interphase is 4C। 4 क्रोमोसोम है किसी सेल के अंदर, डीएनए कंटेंट इंटरफेज के अंदर। ओके, what will be the DNA content of the cell when it is at anaphase second। तो anaphase second means meiosis की बात हो रही है, और meiosis के अंदर हम लोगों को पता है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो meiosis फर्स्ट के अंदर अगर सेल डिवाइड होगी, इंटरफेज के अंदर मीन्स G1 फेज के अंदर 4C थे। ओके, और उसके बाद वो डिवाइड हुए। देन फिर क्या होगा उसका, वापस से सेपरेट हुए मियोसिस फर्स्ट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर 2C कंडीशन रहेगी, और देन वापस से माइटोटिक डिवीजन जैसा ही डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं म्यूटिक सेकेंड, एनाफेज सेकेंड में। तो उसमें क्या होगा, वापस से उसका सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड का। तो वहां पे कौन सी कंडीशन रह जाएगी, C वाली कंडीशन रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसके लिए आपको सेल साइकिल के जो डीएनए कंटेंट वाला पार्ट है, कि उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह रहे हैं, और डीएनए कितना अमाउंट, डीएनए का अमाउंट कितना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है, cells in S phase of cell cycle were fused to cells in the following stages of cell cycle: G1, G2 phase and M phase। These cells were then grown in the medium containing treated thymidine। The maximum amount of freshly labeled DNA is likely to be obtained in S phase cells fused with। तो एस फेज सेल को किससे फ्यूज करेंगे, तब जाके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबल डीएनए वहां पे दिखाई देगा। तो इसमें ये पल्स जैसे एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर सेल की जो फेज की ड्यूरेशन है वो कितनी है। तो अगर एस फेज के अंदर लेबल फ्रेशली लेबल कोई डीएनए दिखाई दे रहा है, तो उसको ऑब्वियसली G1 फेज के साथ में अगर उसको फ्यूज करेंगे तभी दिखाई देगा, क्योंकि G2 फेज तो बाद में आती है इसके बाद, और एम फेज के साथ वो भी बाद में आएगी। तो G1 फेज में अगर कोई फ्यूजन करवाएंगे, तो एस फेज के अंदर उसमें रिप्लिकेशन होगा, और वो क्या होगा, उसमें फ्रेशली डीएनए लेबल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल साइकिल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स देयर आर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फैक्टर्स which act as switches for different phases of cell cycle. Okay, a cell population of yeast was transfected with gene for V1 kinase modifies CDC to protein, assuming that the transfection efficiency was 50% only. Which one of the following graphical representation of the result is most appropriate? तो V1 काइनेज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। V1 काइनेज क्या है? एक ये इनहिबिटरी काइनेज है जो क्या करता है, सेल जो G1 फेज से S फेज में ट्रांजिशन होता है उसको इनहिबिट करके रखता है। CDK के ऊपर ये क्या करेगा, वो फॉस्फेट अटैच करवा के रहेगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट। ओके, तो एक फोस्फेटेज होता है जो क्या करता है, फिर वापस से उस फोस्फेट को रिमूव करेगा, हटाएगा, देन वापस से एक्टिवेटरी फोस्फेट वहां पे ऐड होगा, देन सेल साइकिल आगे प्रोसीड होगी वन फेज टू G1 फेज टू S फेज के अंदर। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखें तो एक्स एक्सिस पे सेल नंबर दे रखे हैं और वाई एक्सिस पे इसमें टाइम दे रखा है हार्स के अंदर। तो इसमें क्या है, नॉर्मल को थिन लाइन से डिनोट किया है और थिक लाइन में ट्रांसवेक्टेड सेल है, और ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी कितनी है इसकी, ओनली 50%। अगर यहाँ पे 100% एफिशिएंसी होती है V1 काइनेज की तो क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज ही नहीं होते, वो इनहिबिटरी फेज में रहता है, सेल आगे प्रोसीड ही नहीं करती, सेल का डिवीजन होगा ही नहीं। ओके, लेकिन इसमें 50% एफिशिएंसी, इट मींस क्या होगा, यहाँ पे सेल साइकिल थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा और फिर क्या होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो नॉर्मल सेल का जो ग्राफ है वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीज होंगे टाइम के साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल नंबर थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है इसमें, और थर्ड वाला हो नहीं सकता, थर्ड सेकंड फोर्थ तीनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो ठीक वाले ग्राफ को ऊपर दे दिया है और इसमें बिल्कुल ड्रॉप हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है, in a given experiment the cells were labeled for 30 minutes with radioactive thymidine। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें क्या होता है, एस फेज के अंदर कोई रेडियो लेबल थायमिडीन यूज करते हैं पल्स टेक्निक से, फिर उसको रेडियो लेबलिंग देखी जाती है एम फेज के अंदर। तो एम फेज के अंदर कितनी देर के बाद में वो रेडियो लेबल थायमिडीन दिखाई दे रहा है, रेडियो लेबल डीएनए दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे कब दिखाई देगा, G2 फेज के अंदर एंटर होगी एस के बाद में, तो एस फेज का ड्यूरेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि एम फेज में वो कितनी देर में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये G2 फेज होगी जिसके अंदर ये होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसमें एस फेज वाला फर्स्ट जो ये है रेडियो लेबल दिखाई देगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रीड कर लेते हैं। द मीडियम वाज देन रिप्लेस्ड विद द कंटेनिंग अनलेबल्ड थायमिडीन, पहले लेबल्ड वाले में रखा, फिर अनमीडियम थायमिडीन वाले मीडियम में रख दिया। द सेल्स वर ग्रोन for additional time at different points after replacement of medium. The fraction of mitotic cells are analyzed. Mitotic cell के fraction को analyze किया गया है। Based on the result obtained, the above figure was drawn, which shown the percentage of mitotic cell. Mitotic cell का percentage दिया हुआ है यहाँ पे labeled का, तो और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है हार्स के अंदर। तो कंसीडरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। तो सेल्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग द 30 मिनट लेबलिंग पीरियड कंटेनिंग रेडियोएक्टिव डीएनए। तो रेडियोएक्टिव डीएनए होगा उसके अंदर एस फेज के अंदर भी, क्योंकि जैसे ही एस फेज के अंदर रेडियो एक्टिविटी हुई वहां पे, तो हो सकता है वो डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तो 30 मिनट के अंदर अंदर एस फेज के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी शो होगी, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद इट टेक्स अबाउट 3 hours बिफोर द फर्स्ट लेवल माइटोटिक सेल अपीयर। तो यहाँ पे हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 hours यहाँ पे लग रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट माइटोटिक सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे माइटोटिक फेज होगी। The cell enter the second round of mitotic at T30 hours। T30 hours नहीं होगा, यह पहले ही एंटर हो गई। Then the total length of cell cycle is about 27 hours, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट cell that grow and divide in medium containing, सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप रीड करना चाहो तो रीड कर लेना एक बार, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन, तो ये एक बार एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ दे रखा है, टाइम दे रखा है मिनट्स के अंदर। ओके,
इस बार मिनट्स के अंदर दे रखा है और लेवल माइटोटिक सेल का वही परसेंटेज दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द कर्व इज बिकॉज, तो ये जो कर्व राइज हो रहा है फिर वापस से फॉल हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो इनिशियल राइज ऑफ कर्व करेस्पॉन्डिंग टू सेल दैट वर जस्ट फिनिशिंग डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन रेडियोएक्टिव थायमिडीन वाज एडेड। तो रेडियोएक्टिव थायमिडीन ऐड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, अभी जस्ट रिप्लिकेशन फिनिश किया है और वो क्या हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द पीक ऑफ द कर्व करेस्पॉन्डिंग टू द सेल इन एम फेज, एम फेज ऐसा नहीं होगा, the rise in curve after 20 minutes to the cell in apoptotic cell, और नेक्स्ट क्या दे रखा है, 10 मिनट्स इंडिकेट द सेल एग्जिस्टिंग एम फेज, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग व्हेन एडेड टू कल्चर ऑफ सब कॉन्फ्लुएंट हेला सेल्स, ए रिसर्चर एनालाइज द फ्लूरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। फैक्स टेक्निक से उन्होंने ये प्रोफाइल यहाँ पे देखा गया। ओके, तो उसमें क्या हुआ, अनट्रीटेड को माइनस ड्रग से लिख रहे हैं और ट्रीटेड को लिख रहे हैं पॉजिटिव, प्लस ड्रग यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है और ये क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए जैसे जैसे डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे फ्लूरोसेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो और नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीवन फेज के अंदर। और यहाँ पे क्या है, 2n ऑफ नंबर दे रखे हैं, 2n ऑफ नंबर किस में रहते हैं, जीवन में, फिर वो रिप्लीकेट होगा। तो एस फेज के अंदर हमें कंडीशन दिखाई देती है 2n और 4n, दोनों टाइप की कंडीशन दिखाई देती है, क्योंकि कुछ सेल्स कुछ डीएनए वहाँ पे 2n फॉर्म में रहेंगे और कुछ इसमें क्या रहेंगे 4n फॉर्म में। तो इसमें दोनों टाइप की कंडीशन दिखाई देगी, और फिर जब वो G2 और M फेज के अंदर एंटर हो जाएगी तो वहाँ पे क्लियरली 4n स्टेज दिखाई देगी। ओके, तो 2n और आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग, यहाँ पे 4n में सेल अरेस्ट हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, G2M फेज के अंदर सेल का अरेस्ट हुआ है। So based on the facts profile shown above, this drug inhibits, तो ये ड्रग किसको इनिबिट कर रही है, जीवन को तो इनिबिट नहीं करी, जीवन को अगर इनिबिट करती है तो ये फॉरन तक फॉर्म ही नहीं होता, एस फेज के बाद G2 भी आ गई यहाँ पे, तो एस फेज का भी इनिबिशन नहीं हुआ है। तो इनिबिशन किसका हुआ है, G2M फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। Next है, a population of proliferating cells is stemmed with a DNA binding fluorescent dye so that the amount of fluorescence is directly proportional to the quantity of DNA. Amount of DNA in each cell is measured by flow cytometry. The number of cells with a given DNA content is plotted and followed statement are made. तो इसमें वही सेम क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए, ए एंड बी डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाना है कि ए और बी क्या है। तो ए के बारे में, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए के बारे में हमें पता है G1 है और बी क्या है यहाँ पे G2 फेज है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा है इसमें, ये भी देखना काफी जरूरी होता है कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे जरूर देख लें कि करेक्ट ऑप्शन ही पूछना है। ओके, नेक्स्ट है, Hogest 3341 is a membrane permanent dye that fluoresces when it binds to DNA through intercalating process. तो एक कोई डाई है जो क्या करता है, डीएनए के अंदर इंटरकेलेट करके उसको फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करवाता है। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ सेल इज इंक्यूबेटेड ब्रीफली विद होस्टेस्ट डाई द स्टोर्ड इन फ्लो साइटोमीटर द सेल्स डिस्प्ले, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड क्या है, एक्स क्या है G1 फेज, वाई क्या है यहाँ पे एस फेज, और जेड क्या है यहाँ पे G2 और M फेज। तो x is G1, y is G2, y G2M नहीं है, x is G1, y is S and Z is G2 and M phase। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। Next question is, cell cycle is regulated by various cyclin and cyclin dependent kinase. On receiving mitotic stimuli CD, cyclin D, the first cyclin expressed bind with existing CDK4 to form active cyclin CDK complex. तो किसी भी सेल की प्रोग्रेशन के लिए साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना कंपल्सरी होता है, और साइक्लिन सीडीके पर्टिकुलर सेल के अंदर पर्टिकुलर फेज के अंदर कौन कौन से साइक्लिन सीडीके होते हैं, G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो होता है डी, G2 सॉरी एस फेज के अंदर होता है वो होता है ई, एंड फिर होता है G2 के में ए, और एम फेज में होता है बी।
ओके, तो इसको इस तरह से सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो, साइक्लिन DEAB। ओके, G1 S G2 M DEAB, ये क्या है, साइक्लिन है। और CDK को किस तरह से लर्न करोगे, CDK 4 6 होते हैं G1 के अंदर, फिर 2 2 1, तो 2 2 1 किसमें होंगे, S G2 and M। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। This in turn phosphorylate retinoblastoma protein which activate E2F to further activate the transcription of various downstream cyclin. In a particular cell type, there is mutation in retinoblastoma such that it cannot be phosphorylated. तो ये साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स जो G1 से S फेज में ट्रांजिशन करवाना है, तो फिर क्या होगा, एक रेटिनोब्लास्टोमा जो E2F फैक्टर, E2F फैक्टर क्या है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो उस न्यूक्लियस में जाके कुछ जीन्स को एक्टिवेट करवाएगा और सेल साइकिल के जो आगे सेल साइकिल को प्रोग्रेस करेंगे उन सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा। ओके, तो रेटिनोब्लास्टोमा E2F के साथ में बाइंड रहता है और E2F को इनएक्टिवेट फॉर्म में रखता है, और जैसे ही साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फोराइलेशन होगा, और रेटिनोब्लास्टोमा पे जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है, E2F फैक्टर वहां से डिसोशिएट हो जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है, और इस तरह से जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। तो किसी वजह से म्यूटेशन हुआ रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर और उसमें फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा है, तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा में फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, E2F फैक्टर वहां से डिसोशिएट नहीं होगा, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिन ई का लेवल पूछा है, एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन ई, जो क्या है, अनदर जो नेक्स्ट वाली जो सेल, नेक्स्ट वाली जो फेज है उसका साइक्लिन है, तो उसका साइक्लिन का सिंथेसिस होगा ही नहीं अगर यहाँ पे ये वाला E2F फैक्टर फ्री नहीं होगा तब तक। ओके, तो साइक्लिन ई का लेवल क्या रहेगा, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि साइक्लिन ई कब सिंथेसाइज होगा, जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही से होगा, यहाँ सारे चेक पॉइंट्स वर्क करेंगे, फिर साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फोराइलेशन होगा। जब तक रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा है, ये सेल फेज आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, तो साइक्लिन ई इस तरह से स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है साइक्लिन आर रेगुलेट, सब वही क्वेश्चन की लैंग्वेज बना के दे रखी है, इसमें ये साइक्लिन के नाम दे रखे हैं, CDK 4 6 साइक्लिन डी, यहाँ पे क्या है, साइक्लिन ई CDK 2, साइक्लिन ए CDK 2 और साइक्लिन बी CDK 1। ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इनको अभी से नोट कर लेना, DEAB और 4 6 2 2 1, इस तरह से आप लर्न कर लो। If we knock down cyclin D in a cell by shRNA, ये स्मॉल हेट्रोजेनस किसी RNA से साइक्लिन डी को नॉक डाउन कर दिया, साइक्लिन डी कौन सा है, G1 फेज का साइक्लिन है, और इसको नॉक डाउन कर दिया, तो जो आगे फेज है S फेज में सेल साइकिल प्रोसीड नहीं होगी। Which one of the following graph correctly represent the level of CDK2 एक्टिविटी, तो CDK2 की एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज रहेगी, जैसे पहले थी लो लेवल में रहेगी, ये कब इंक्रीज होती है, जब यहाँ पे ये वाला अच्छे से वर्क कर रहा हो साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स, तो ये तो वर्क कर ही नहीं रहा, नॉक डाउन हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, next in eukaryotes, a specific cyclin-dependent kinase activity is required for the activation of loaded helicase to initiation replication. तो replication का initiation होने के लिए helicase की loading कब हो जाती है, G1 फेज के अंदर ही हो जाती है। जब हम लोग replication पढ़ रहे थे उसमें देखा था अच्छे से। On the contrary, this CDK activity inhibits the loading of helicase onto the origin of replication. Okay, तो अगर CDK की एक्टिविटी किसको इनहिबिट करते हैं, हेलिकेज की लोडिंग को। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ड्यूरिंग ईच साइकिल there is only one opportunity for helicases to be loaded on the origin and only the one opportunity for these helicases to be activated, तो सिर्फ वन इसमें अपॉर्चुनिटी होती है G1 फेज के अंदर, साइक्लिन ये जो हेलिकेज होता है वो क्या हो जाता है, लोड हो जाता है G1 फेज के अंदर ही, लेकिन जब एक्टिवेशन कब होगा इसका, जब S फेज में एंटर होगा तब। ओके, आगे क्या देगा, which one of the following graphs best depicts the CDK activity in G1 and S phase of cell cycle, तो CDK की एक्टिविटी कब एक्टिवेट होगी, जब S फेज में एंटर होगा तब। हेलिकेज की लोडिंग
भले ही वो पहले हो जाए जीवन फेज के अंदर, लेकिन फिर भी सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स कब एक्टिवेट होगा, एस फेज के अंदर। उसका जो जितना भी जो हेलिकेज एक्टिविटी है वो सारी एक्टिवेट कब होगी, एस फेज के अंदर। फिर उसकी लोडिंग हो जाती है जीवन फेज के अंदर। तो सीडी की एक्टिविटी एक्टिवेट कब होगी, यहाँ पे देख सकते हैं जीवन फेज के अंदर तो लो रहेगी, लेकिन एस फेज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। एस फेज के अंदर लो तो हो ही नहीं सकती, दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और दोनों के अंदर सेम भी नहीं हो सकती, तो लॉजिकली भी इसमें आंसर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है budding yeast cells that are deficient for MED2, a component of spindle attachment checkpoints, are killed by treatment with benomyl, which causes microtubules to depolymerize. In the absence of benomyl, however, the cells are perfectly viable. Okay, तो budding yeast के अंदर MED2 deficient कुछ cells हैं, तो वो और MED2 क्या करता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स है। ओके, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का एक कंपोनेंट है। आर किल्ड बाय ट्रीटेड विद बेनोमिल व्हिच causes microtubule to depolymerize. In the absence of benomyl, however, the cells were perfectly viable. Which explanation out of the following is able to justify this observation? Okay, तो अगर सेल वहां पे वायबल थी इन द एब्सेंस ऑफ बेनोमिल, तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ बेनोमिल द मेजॉरिटी ऑफ स्पिंडल फॉर्म्स नॉर्मली एंड स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स प्लेस एंड मेड टू प्लेस नो रोल। मेड टू का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे मेड टू पहले से डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर था, इसकी वजह से स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स क्या होंगे, बिल्कुल नॉर्मली फॉर्म होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन Saccharomyces pombe this recessive CDC2 and dominant CDC2 mutants have opposing phenotype. While CDC2 dominant produces no abnormally small cells और CDC2 recessive produces abnormally long cell। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर हम लोग देखें तो V1 काइनेज जो होता है वो क्या करता है, इनहिबिटरी काइनेज है। अगर वो सेल को थोड़ी देर के लिए इनहिबिटरी फेज में रहेगा तो सेल की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी और सेल में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। लेकिन अगर V1 काइनेज में कुछ म्यूटेशन हो जाए, इनहिबिट हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए वो, तो फिर क्या होगा, सेल जल्दी से एंटर हो जाएगी दूसरी फेज के अंदर बिना उसमें ग्रोथ हुए। तो अगर V1 काइनेज के अंदर कुछ म्यूटेशन है तो सेल क्या होगी, स्मॉल साइज की फॉर्म होगी, जिसमें जिसको बोला जाता है CDC2 डोमिनेंट। ओके, वो किसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, V1 काइनेज के साथ में, तो फिर क्या होगा, सेल की साइज होगी स्मॉल होगी। और अगर यहाँ पे CDC13 एक काइनेज होता है, वो क्या करता है, एक्टिवेटरी काइनेज है। एक्टिवेटरी काइनेज में अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए, अगर इंटरेक्शन नहीं हो पाए रेसेसिव का, तो फिर क्या होगा, अगर एक्टिवेटरी काइनेज वहां वर्क नहीं कर रहा तो V1 काइनेज वर्क करेगा और सेल आराम से वहां पे ग्रोथ करेगी, तो सेल में इलोंगेशन अच्छा होगा। ओके, तो इसके बेस पे क्या होगा, CDC2 डोमिनेंट में लेक इंटरेक्शन विद V1 काइनेज, तो V1 काइनेज के साथ इंटरेक्शन इसका नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल सेल्स हुई, प्रोड्यूस हुई, और इसमें रेसेसिव में क्या हुआ, यहाँ पे लॉन्ग सेल इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे CDC13 काइनेज में इनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ए एंड बी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर एम, ये क्या है, एम फेज का जो चेक पॉइंट होता है उसको बोला जाता है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। कंट्रोल द इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस इन यूकेरियोटिक सेल। मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर काइनेज एक्टिविटी रिक्वायर्स साइक्लिन बी। Cyclin B is required for chromosome condensation and breakdown of the nuclear envelope into vesicles. Cyclin B degradation is followed by chromosome decondensation and nuclear envelope reformation and exit from mitosis. तो साइक्लिन बी का जो सिंथेसिस होता है वो लेट एस फेज के अंदर या अर्ली G2 फेज के अंदर ही हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लिन बी की रिक्वायरमेंट होती है क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में, न्यूक्लियर एनवेलप के ब्रेकडाउन में। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होकर क्या करता है, स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है। ओके, और जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, वापस से क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा और वापस से न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होगा और वहां पे साइक्लिन बी क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा।
कुछ यहाँ पे यूबिक्विटिन लाइगेज वर्क करते हैं, एपीसी, CDH1 इस तरह के यूबिक्विटिन लाइगेज वर्क करेंगे और वो क्या करेंगे, साइक्लिन बी को डिग्रेड करवा देंगे. Then this require ubiquitination of cyclin destruction box motif in cyclin B. RNAs created Xenopus A extract and sperm chromatin were mixed. अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे RNA क्रिएटेड जीनोपस एक्सट्रैक्ट और स्पर्म क्रोमेटिन को मिक्स कर दिया गया. MPF मैच्योरेशन क्रोमेटिन फैक्टर एक्टिविटी इंक्रीज विद क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन. तो ये सारा तो हो रहा था वहाँ पे नॉर्मली. However, this was not followed by chromosome decondensation and nuclear envelope reformation because तो यहाँ पे क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन और न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि साइक्लिन बी जो होता है उसका डिस्ट्रैक्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ ओवर एक्सप्रेशन हो चुका है. ओके, उसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वापस से न्यूक्लियर एनवेलप का रिफॉर्मेशन नहीं होगा. तो साइक्लिन बी लैकिंग द साइक्लिन डिस्ट्रक्शन बॉक्स हैड बीन ओवर एक्सप्रेस्ड. ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. Next, during many important cell processes, many proteins need to undergo degradation to culminate a part of the process. For example, during cell cycle, cycling proteins need to degrade to allow the cell to exit mitosis. इसमें क्या होता है, हर सेल के अंदर जो साइक्लिन होता है वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, डिग्रेड होता है, वापस से नया साइक्लिन सिंथेसाइज होगा और डिग्रेड होगा. जबकि सीडीके क्या होता है, सेम वही अमाउंट में रहता है, सीडी के वहाँ पे स्टेबल रहेगा ना, तो उसका डिग्रेडेशन होगा, सिर्फ वो एक्टिवेट होता है और डीएक्टिवेट होता है बाय फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन. ओके, तो इसमें कुछ इस तरह से लैंग्वेज दे रखी है. दिस इज अचीव्ड बाय सेलेक्टिव यूबिक्विटिनेशन ऑफ साइक्लिन. इस तरह से साइक्लिन का डिग्रेडेशन कौन करवाता है, यूबिक्विटिन लाइगेज, and by proteasome degradation. The specific protein factor that is involved in this process is called anaphase promoting complex, जिसे हमने देखा था एपीसी CDH1 किस में इन्वॉल्व होता है, सी साइक्लिन बी के डिग्रेडेशन में. ओके, तो एपीसी इज पॉसिबली एक प्रोटीन विच इज नोन एज. तो एपीसी क्या है, एक एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, और यूबिक्विटिन लाइगेज को हमें पता है E3 एंजाइम भी बोला जाता है. अगर आपने यूबिक्विटिन लाइगेशन या यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स वाला वीडियो नहीं देखा था, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर, जिसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि E1 एंजाइम क्या होता है, E2 क्या होता है, E3 क्या होता है, और वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं और किस तरह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवाते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक मैनर में. ओके, कौन से वहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड में यूबिक्विटिन का लाइगेशन हो रहा है, एंजाइम में कौन से अमाइनो एसिड का के ऊपर होगा, और प्रोटीन के ऊपर जो अनफोल्डेड प्रोटीन है या फिर कोई अननेसेसरी प्रोटीन है उसको डिग्रेड करवा रहे हैं, तो उसमें कहाँ पे वो यूबिक्विटिन का लाइगेशन करवाता है और पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लें. ये मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी. ओके, सो E3 एंजाइम क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if a proteasome inhibitor is added to synchronously cycling human cell in G2 phase, which one of the following event is likely to be happen? तो प्रोटियासोम इनहिबिटर यहाँ पे ऐड कर दिया गया इन G2 फेज के अंदर. तो G2 फेज के अंदर एंटर होने के बाद सेल में क्या हो जाता है, वहाँ पे कुछ क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का डिग्रेडेशन होने लग जाता है, और वो प्रोसेस बाद में कहाँ पे जाके रुकेगा, एम फेज के बाद एना फेज में जाके रुकेगा, क्योंकि एम फेज का साइक्लिन अगर डिग्रेड होगा तब जाके वो एना फेज के अंदर एंटर होगी. इसके बीच में कोई भी साइक्लिन का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एम फेज का साइक्लिन तो पहले से ही फॉर्म हो चुका है, और उसका डिग्रेडेशन कब होगा, जब तक ये एना फेज नहीं आ जाती. तो इसका मतलब प्रोटियासोम का इनहिबिटर डाल दिया गया है वहां पे, तो क्या होगा, प्रोटियासोम वर्क नहीं करेगा, साइक्लिन भी डिग्रेड नहीं होगा, तो सेल किस में अरेस्ट हो जाएगी, एना फेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगी. ठीक, तो ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे एम फेज दिया होता तो बहुत ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर था कि जो सेल होती है वो अरेस्ट हो जाएगी एम फेज के अंदर, लेट एम फेज के अंदर, जहाँ पे साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन होना था वो नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. Next, towards the end of M phase, the concentration of M phase cyclin drop precipitously and the remains low until the next cell cycle. Okay,
In this case, how MCDK activity coordinate the activities of CDC20 एनाफेज promoting complex। तो इसमें क्या बोला है, M phase concentration of M phase cycling from speed increment low until the next phase cycling। तो M phase का जो cycling है वो क्या होगा, लो होगा आफ्टर M phase, एंड उसके बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट phase cycling तक इस तरह से लो phase में रहेगा। उसके बाद in this case, how MCDK activity coordinate the activity of CDC20 एनाफेज promoting complex। तो CDC20 क्या है यहाँ पे, एनाफेज promoting complex के साथ CDC20 मिलके क्या करवाता है, साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन करवाता है। तो इसमें देख सकते हैं M phase cycling are destroyed by protease on digestion followed by ubiquitination by CDC20 and एनाफेज promoting complex, and M phase cycling are not destroyed by proteasome। CDC20 enough is never influenced, or M phase cycling were influenced by CDC20 APC followed by fatty acylation। ये कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और CDC20 यूबिक्विटिनेटेड मीडिएटेड डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, किसका, प्रोटेasome मीडिएटेड डिग्रेडेशन करवा रहे हैं साइक्लिन बी का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। Next question is, cell cycle checkpoints are surveillance mechanism that ensure order and fidelity of events of cell cycle। Given below are some of the checkpoints protein and their function। तो ये कुछ checkpoint protein है और उनके function। तो सबसे पहले हम लोग MED2 का देखें, तो MED2 क्या होता है, एपीसी, जो एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ CDC20 बाइंड होगा, तभी जाके एपीसी क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो उसके एक्टिवेशन को रोक के रखता है MED2। MED2 क्या करेगा, CDC20 को इनहिबिट करेगा। ओके, तो CDC20 का इनहिबिशन कहाँ पे हो रहा है, प्रिवेंट ऑफ CDC20 एक्टिवेशन। तो MED2 क्या करेगा, CDC20 का एक्टिवेशन को रोकेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब अगर CDC20 एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो गया तो फिर क्या होगा, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स वहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक कुछ प्रोटीन होती हैं जो होती हैं सिक्योरिन, वो क्या करती हैं, कोइजिन प्रोटीन के साथ में बाइंड होती हैं, और वहां पे सेपरेजेस को, एक सेपरेजेस एंजाइम होता है जिसको क्या करती है, इनहिबिट करके रखती है, और सेपरेजेस एंजाइम कंडेंशन प्रोटीन, कोइजिन प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेड करवाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का क्या होगा, सेपरेशन होगा। जैसे टू होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक दूसरे के साथ बाइंड है बाय कोहेसिव प्रोटीन। ओके, और उसको कोहेसिव प्रोटीन को इनहिबिट करके रख रहा है कोई ना, उसको कोहेसिव प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा सेपरेस प्रोटीन, और सेपरेस प्रोटीन को इनहिबिट करके रख रहा है सिक्योरिन प्रोटीन। ओके, तो जैसे ही सिक्योरिन वहां पर डीएक्टिवेट होगा, डिग्रेडेशन होगा सिक्योरिन का, क्या होगा, सेपरेस एक्टिवेटेड हो जाएगा, और सेपरेस का एक्टिवेशन होगा तो कोहेसिन का क्या करेगा, वो डिग्रेडेशन करेगा, और क्रोमोसोम वहां से इस तरह से डिसोशिएट हो जाएंगे वहां पे, फिर क्या होगा, वहां पे सेल आगे प्रोसीड होके एनाफेज में एंटर हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, सेपरेस का इनहिबिशन भी करवाता है MED2। ओके, तो फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा ए का। देन नेक्स्ट है टेम 1। टेम क्या करवाता है, सीडीसी, इसमें CDC14 के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। CDC14 भी एक सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को एक्टिवेट करता है, एक काइनेज होता है। देन एडेक्शिया टेलिंग ये कुछ ऐसे डीएनए डैमेज हो जाए तब जाके एक्टिवेट होता है कुछ चेक पॉइंट्स ATM और ATR। ओके, चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 बोला जाता है इनको। तो ये क्या करवाते हैं, जो P53 जो सिप प्रोटीन होते हैं, साइक्लिन इनहिबिटेड प्रोटीन, उनको क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इन सारी प्रोटीन के फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे वर्क कर रही है और किसके बाद वर्क कर रही है। ओके, ये बिल्कुल माइंड में आपके एक पूरा इमेज क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन बाद में आ रही है, किस तरह से सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का। ओके, then during cell cycle progression from G1 to S, cyclin D CDK4 phosphorylate retinoblastoma and reduce its affinity for E2F। तो आप लोग देख सकते हो शुरू से ही कितने सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीजें पूछी जा रही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें चेंज की जा रही है, बाकी चीजें वही पूछी जा रही है। कुछ कहीं पे इनहिबिशन कर दिया, कहीं पे ओवर एक्सप्रेशन कर दिया,
ओके, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप इस लैंग्वेज से कहीं नहीं घूमोगे, आप इसका एग्जैक्ट क्लियर बिल्कुल करेक्ट आंसर कर सकते हो। So during cell cycle progression G1 to S, CDK cyclin D CDK4 phosphorylate retinoblastoma reduce its affinity for E2F. E2F dissociate from retinoblastoma and activate S phase gene expression. Overexpression of protein A arrest G1 phase progression. अगर ओवर एक्सप्रेशन हो गया प्रोटीन ए का तो फेज G1 फेज के अंदर ही क्या हो गया, अरेस्ट हो गई सेल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर यहाँ पे E2F dissociate from retinoblastoma and activate S phase gene, और कोई प्रोटीन ए है जो क्या कर रही है G1 फेज में ही अरेस्ट करवा के रख रही है सेल साइकिल को। इट मीन्स यहाँ पे या तो वो फॉस्फोराइलेशन को नहीं होने देगी रेटिनोब्लास्टोमा पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, सेल साइकिल अरेस्ट हो गई G1 फेज के अंदर ही। तो इसमें देख सकते हैं ए इनहिबिट रेटिनोब्लास्टोमा E2F interaction, A inhibit CDK4 activity, A phosphorylate E2F and degrade retinoblastom। तो ये दोनों तो बिल्कुल होंगे नहीं, इनअप्रोप्रिएट है। इनहिबिट CDK4 एक्टिविटी, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि CDK4 की एक्टिविटी को अगर इनहिबिट करनी है तभी जाके क्या होगा, वहां पे फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा रेटिनोब्लास्टोमा का और वो E2F वहां से फ्री नहीं हो पाएगा। तो सेकंड करेक्ट हो सकता है ए इनहिबिट रेटिनोब्लास्ट, अगर इनहिबिट करता है इंटरेक्शन को तो E2F तो वहां से डिसोशिएट होकर न्यूक्लियस में जा सकता था और सेल साइकिल प्रोसीड हो सकती थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है methotrexate is an anti-cancer compound which target dihydrofolate reductase is it act as। तो methotrexate ये कैंसर बायोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर इसको मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सेल साइकिल से रिलेटेड दिए हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। इसमें क्या है, methotrexate एक एंटी कैंसर ड्रग होती है और वो क्या करती है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एक एंजाइम है जो क्या करता है न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस करवाता है, उसको इनहिबिट करवाती है। ओके, तो ये कहाँ पे वर्क करेगी, ये कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का इनहिबिटर है तो एस फेज के अंदर ही वर्क करना चाहिए क्योंकि एस फेज के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। सो and is therefore cytotoxic during S phase of cell cycle. Number first क्या हो जाएगा correct. Next question is during eukaryotic cell division metaphase to anaphase transition is regulated by degradation of, तो किसका degradation होगा cyclin B1 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा correct. Next है many cancers carry mutant P53 genes। P53 जीन क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो कैंसर कॉज हो सकता है। तो काफी सारे कैंसर्स के अंदर देखा गया कि P53 जीन के अंदर क्या था, म्यूटेशन था। While some cancers have normal P53 genes, कुछ कैंसर्स के अंदर P53 जीन नॉर्मल होता है फिर भी वहां पे कैंसर सेल अराइज हो जाती है। ओके, तो P53 एक्टिवेट्स P21, P21 को एक्टिवेट करेगा जिसको VAC1 भी बोला जाता है, which inhibits G1 as CDK एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। तो P53 का मेन फंक्शन क्या है, ये P21 को एक्टिवेट करेगा और P21 क्या करेगा, रेटिनोब्लास्टोमा पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स के थ्रू उसको क्या करेगा, इनहिबिट करवाएगा। देन कैंसर्स विद नॉर्मल P53 जीन कुड बी, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वहां पे एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल रेटिनोब्लास्टोमा फॉर्म हो जिसकी वजह से वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी वहां पे क्या होगा, E2F फैक्टर डिसोशिएट होकर न्यूक्लियस में जाके सेल का प्रोग्रेशन करवा रहा है। कैंसर सेल के अंदर मेन क्या होगा, सेल का रैपिडली डिवीजन हो रहा है और रैपिड डिवीजन के लिए क्या होगा, वहां पे E2F फैक्टर का फ्री होना कंपल्सरी है, तभी जाके वो दूसरे सेल की जो अनदर फेज है उसके साइक्लिन को सिंथेसाइज करवाएगा एंड देन सेल का रैपिडली डिवीजन होता रहेगा। ओके, सो एक्सप्रेस नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा ये हो सकता है। उसके बाद एक्सप्रेस हाई लेवल ऑफ P53 का अगर हाई लेवल में होगा एक्सप्रेशन तो फिर क्या होगा, कैंसर सेल कभी फॉर्म हो ही नहीं सकती। देन एक्सप्रेस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ G1, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है which of the cycline have and has essential function in S phase of
सेल साइकिल। तो एस फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो होता है DEAB, मैंने याद करवाया था, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसको ए को भी कंसीडर किया जाता है एस फेज के अंदर। अब इसमें ई तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ए यहाँ पे ए टाइप क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे ई ऑप्शन में देते तो ई यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइटोटिक साइक्लिन सीडी के एक्टिविटी पीक्स इन एम फेज। ओके, दिस इज बिकॉज, तो माइटोटिक साइक्लिन जो होता है उसका सिंथेसिस एस फेज के एंड में ही हो जाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कब पीक करती है, एम फेज के अंदर। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, माइटोटिक साइक्लिन इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन एम फेज, नहीं ये एस फेज में होगा। थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ माइटोटिक साइक्लिन एक्यूमुलेट ओनली इन लेट जी टू फेज, ऐसा नहीं होगा। साइक्लिन सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय फोस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज, ऐसा भी नहीं होगा। द काइनेज सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन, इसमें दोनों ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ लगी। साइक्लिन सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय फोस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज, हाँ ये भी करेक्ट हो सकता है। उसके बाद द काइनेज सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। इसको ज्यादा डीप लेवल में अगर देखें तो काइनेज सब यूनिट कब एक्टिवेट होगी, जो साइक्लिन का जो काइनेज होता है जो उस पे साइक्लिन पे फॉस्फोराइलेशन करेगा, वो काइनेज भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है क्योंकि उस पर फॉस्फोराइलेशन हुआ रहता है। जब उस पर डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो वो काइनेज एक्टिवेट होगा और वो काइनेज क्या करेगा, साइक्लिन पे फॉस्फोराइलेशन करेगा। सो अगर इसको ज्यादा डीपली देखें तो आंसर का 4 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4, आंसर नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि काइनेज सबयूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। काइनेज एक्टिवेट हो रहा है तभी जाके साइक्लिन पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है गिवन बिलो आर इवेंट इन सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ इवेंट्स हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन एबीसी, लेमिन एबीसी का फॉस्फोराइलेशन हुआ। लेमिन क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर को अटैच करवा के रखता है न्यूक्लियर एनुल के साथ। ओके, न्यूक्लियर एनुलर प्रोटीन है ये। देन फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा और पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ सिक्यूरिन, सिक्यूरिन होती है यहाँ पे। ओके, वहां पे मैं सिक्यूरिन नहीं बोल रही थी, सब कुछ रॉन्ग बोल रही थी शायद। ओके, सिक्यूरिन होती है। देन एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विद क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होगा, तब जाके E2F फैक्टर वहां से फ्री होगा और जीन का एक्सप्रेशन होगा, एस फेज वहां पे सेल साइकिल प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले होना चाहिए फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, फिर लेमिन का फॉस्फोराइलेशन होगा, तब जाके एस फेज, क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर वहां पे क्या हो जाएंगे, एकदम से खुल जाएंगे और फिर क्या होगा, रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, फिर रिप्लिकेशन जैसे स्टार्ट होगा फिर क्या होगा, सिक्यूरिन का क्या होगा, पॉलीयूबिक्विटिनेशन, सिक्यूरिन पॉलीयूबिक्विटिनेट करेगा तो सेपरेस फ्री हो जाएगा। Then association of inner nuclear membrane protein and nuclear core complex protein with chromosome. तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, which one of the following reflect the correct sequence of event। तो sequence of event पूछा तो B पहले आएगा, फिर A, फिर C and D, B C A, B A C D। Okay, option number 4 is the correct answer. Next, during mitosis in a eukaryotic cell, incorrect kinetochore attachment are corrected by a system of trial and error. Okay, तो माइटोसिस के टाइम यूकेरियोटिक सेल में अगर काइनेटोकोर का अटैचमेंट अगर रॉन्ग हो गया तो उसको उस सिस्टम से करेक्ट किया जाता है। द टेंशन based mechanism acting at the kinetochore is linked with ensuring the sister chromatic pair are properly oriented at the spindle. Which one of the following kinases is tethered to the inner kinetochore and phosphorylate the microtubule attachment site, including the NDC80 complex to regulate sister chromatic attachment in a biorientation manner। तो इसमें NDC80 क्या होता है, जो क्रोमेटिन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है उसका बाय ओरिएंटेशन ही वो एकदम से अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनका अटैचमेंट, उसको रिकॉग्नाइज करवाता है NDC80। और उसको एक्टिवेट कौन करवाता है यहाँ पे, अरोरा बी काइनेज बाय फॉस्फोराइलेशन। ओके, अरोरा बी काइनेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, मैं रीड कर देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम फेज साइक्लिन इज करेक्ट। तो एम फेज साइक्लिन के बारे में तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, कितना पढ़ लिए। साइक्लिन सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइम में दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ओके, ये या तो ये मेघालय और आसाम वाले एग्जाम में पूछा गया था या फिर ये 15 दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है, during cell cycle entry in the S phase is tightly regulated. Cell cycle entry in S phase is tightly regulated. This is possible because, तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है। एपीसी नहीं, एपीसी कहाँ पे वर्क करता है, एम फेज में। साइक्लिन बी वन भी नहीं होगा। ओके, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, पॉसिबल बिकॉज एपीसी प्रमोट यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ एस फेज साइक्लिन एंड माइटोटिक साइक्लिन मेकिंग देम for proteolysis at the mitotic exit। तो पूरी सेल साइकिल का पूछ लिया इसमें, तो पूरी सेल साइकिल का पूछा है तो ये एपीसी भी वर्क करेगा और एस फेज का जो साइक्लिन का यूबिक्विटिनेशन होगा वो भी इसमें होगा। एस फेज के लिए कुछ अलग से यूबिक्विटिन लाइगेज वर्क करते हैं, कुछ स्पो या SPE11 ऐसा कुछ नाम होता है उसका, आप लोग इसको सर्च जरूर करिएगा। ओके, सो इसमें क्या होगा, एस फेज के साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा, माइटोटिक साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा, मार्किंग देम प्रोटियोलाइसिस एट द माइटोटिक एग्जिट। करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, साइक्लिन B1 हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एस फेज सीडीके। नहीं, साइक्लिन बी एस फेज सीडीके को नहीं करेगा, एम फेज सीडीके को एक्टिवेट कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एज माइटोटिक सीडीके एक्टिविटी डिक्लाइन इन लेट माइटोसिस CDC14 फॉस्फेटेज एक्टिवेट and APC by dephosphorylating CDH1, thus promoting formation of APC CDH1 complex। ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिन कीप्स एस फेज साइक्लिन इन इनएक्टिव स्टेट टिल लेट जीवन। सिक्योरिन किसको सिक्योर करके रखता है, सेपरेज को, और वो किस में होता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स के अंदर, एम फेज के अंदर होता है, एस फेज के अंदर नहीं होगा। तो डी और बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एंड सी क्या है, करेक्ट है। Next step, following observation was made when mammalian cell in one phase of the cell cycle was fused with a cell in another phase of cell cycle। तो ये सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है। अगर सेल का किसी भी फेज का फ्यूजन एम फेज के अंदर करवाएंगे तो वो सारी सेल, वो जो फेज है वो एम फेज के अंदर एंटर हो जाती है, क्योंकि एम फेज क्या है, सबसे डोमिनेंट फेज है। ओके, तो फ्यूजन ऑफ ए सेल इन G1 phase with S phase caused the G1 nucleus to enter S phase। ये तो हो सकता है, A correct है। Upon fusion of G2 cell with an S phase cell, G2 cell does not enter the S phase। G2 cell S phase के अंदर एंटर नहीं होगी, जबकि वो वेट करेगी S phase के, जो S phase का जो भी मटेरियल है वो G2 के अंदर एंटर हो जाए, S phase की जो सेल्स हैं वो G2 के अंदर एंटर हो जाए, तब तक वो वेट करती हैं। ऐसा हमने DBT जैरफ वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तब भी देखा था। ओके, तो उसमें भी सेल बायोलॉजी के ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बस थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज टफ दी होती है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पूछते हैं CSI नेट में। ओके, और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, सेम। देन अपॉन फ्यूजन ऑफ G1 with G2 cell, G1 cell nucleus enter to G2 phase। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि G1 phase और G2 phase का अगर फ्यूजन करवाएंगे तो G1 G1 में रहेगी, G2 G2 में रहेगी, क्योंकि G1 का जब तक S phase में एंटर नहीं होगी, उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, तब तक वो G2 phase के अंदर एंटर नहीं हो सकती। सो सी ऑप्शन तो चला गया। फ्यूजन ऑफ S phase cell with M phase causes the M phase cell to immediately enter mitosis। ये बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे सी रॉन्ग हो जाएगा, सी 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 चला गया, तो ए बी डी फोर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, इन मेटाजोन सेल साइकिल मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, 3 बार तो रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन कब होगा, जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट वाला नहीं है यहाँ पे। तो इन ये जो टिक लगा रखे हैं उसको देख के आप प्रेडिक्ट ना करें कि कौन सा आंसर है, इसका आंसर सेकंड ही है।
नेक्स्ट है, in eukaryotic cells, replication initiation from a replication origin occur only once per cell cycle, and S phase CDK plays a vital role in the regulation of DNA replication. In budding yeast, a protein complex known as the origin recognition complex is associated with DNA replication origin during G1. However, origin fire only once at the beginning of S phase. DNA replication does not start in G1 because, तो अगर आपने रेप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जीवन फेज के अंदर ही स्टार्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो एमसीएम हेलिकेजेस जो एंजाइम होते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं, एस फेज में एंटर होने के बाद ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमसीएम हेलिकेजेस आर इनएक्टिव इन जीवन फेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद स्पिंडल चेक पॉइंट इज एक्टिव इन जीवन फेज, स्पिंडल चेक पॉइंट का यहाँ कोई वर्क ही नहीं है, सो बी तो रॉन्ग हो गया। देन डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन जीवन फेज, ये भी हो सकता है, तभी जाके क्या हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन जीवन में स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एस फेज में आ रहा है। Then ORC, origin of replication complex, and initiation factor CDC6 and CDT1 do not recruit MCM helicase to the site of replication initiation in G1 phase. नहीं, ऐसा नहीं होता। origin of replication और initiation factor ये सारे G1 phase के अंदर बाइंड हो जाते हैं, लेकिन inactive फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन थे सेल साइकिल से रिलेटेड। ओके, इसी तरह से काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना कुछ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें और इसको वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अप्रिशिएशन के लिए कुछ कॉमेंट भी करें। सो थैंक यू। और अगर आपका कुछ भी सजेशन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you so much for watching.